हमारे आज के कंटेंट का विषय भारतीय इतिहास का मध्यकाल और उसकी जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत हैं। 1000 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक के काल को भारतीय इतिहास में आमतौर पर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल के इतिहास का भारतीय इतिहास में बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस काल के इतिहास के अध्ययन से हमें न केवल आधुनिक भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, बल्कि यही वह काल था जब भारत में विदेशी शासन सत्ता की स्थापना हुई, जो भिन्न भिन्न रूपों में सन 1947 ईस्वी तक चलती रही। भारत में विदेशी शासन सत्ता की स्थापना हो जाने के पश्चात यहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। इन बदलावों का प्रभाव केवल इतिहास के मध्यकाल तक ही सीमित रहा हो, ऐसा नहीं है, अपितु आधुनिक भारतीय इतिहास पर भी उनका प्रभाव पड़ा है। इस मध्यकाल के इतिहास से हमको तत्कालीन भारत की उस राजनीतिक फूट और सामाजिक व्यवस्था की दुर्बलता की जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से भारत पर विदेशी तुर्क आक्रमणकारी अपना आधिपत्य स्थापित करने में कामयाब हो पाए, न कि अपनी सैनिक शक्ति के बल पर। एक तरीके से देखें तो भारतीय इतिहास का मध्यकाल हमारे लिए इस रूप में एक मार्गदर्शक का भी काम करता है कि यदि हमने फिर से अपनी उन कमजोरियों को बढ़ने का मौका दिया, तो वे एक स्वतंत्र और संगठित भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय हमारे लिए तत्कालीन ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, जिनमें तत्कालीन मुस्लिम लेखकों द्वारा फारसी भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ या तो समकालीन मुस्लिम शासकों के आदेश पर लिखे गए या व्यक्तिगत हैसियत से लिखे गए। मुस्लिम लेखकों के अलावा हमें ऐसे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी प्राप्त होते हैं जो कि भारत में भ्रमण के लिए आए, और अपने भारत भ्रमण के दौरान इन यात्रियों ने यहाँ जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, उसका उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में बड़ा ही विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। विदेशी यात्रियों के इन यात्रा वृत्तांतों से हमें समकालीन इतिहास के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के मध्यकाल को दो भागों में विभाजित कर दिया है, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल। तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा दिल्ली को अपना केंद्र बनाकर हिंदुस्तान पर शासन करने की जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई, उसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत पर तुर्कों द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के फलस्वरूप हुई थी, और यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न हुई। पहले चरण में महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर
करीब 17 बार आक्रमण किए। दूसरे चरण में मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 की अवधि के दौरान उत्तर भारत के विभिन्न भागों पर आक्रमण किए। 1206 से 1526 ईस्वी की अवधि को ही हम सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, और इस दौरान दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, जिन्हें क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख है। सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में मुख्य रूप से तारीख उल हिंद, तारीख यामनी, ताजुल मासिर, तबकाते नासरी और अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिनमें किरान उस सदाइन, मिफ्ता उल फतूह, खजाइनुल फतूह, देवल रानी खिज्र खां, नू सिपेयर, तुगलकनामा महत्वपूर्ण है। इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी का तारीख फिरोजशाही, ईसामी का फतूह उस सलातीन और इवन बतूता का रेहला नामक ग्रंथ प्रमुख माने गए हैं। मध्यकालीन भारत के बारे में मुस्लिम लेखकों ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे हैं। अबू रैयान अलवरनी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया तारीख उल हिंद सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अबू रैयान अलवरूनी ख्वारिज्म का निवासी था, लेकिन बाद में गजनी में जाकर रहने लग गया। ख्वारिज्म के शाह ने महमूद गजनवी के दरबार में जो दूत मंडल भेजे, उनमें अलवरूनी नाम का विद्वान भी था। ये महमूद गजनवी का समकालीन था और लगभग 40 वर्ष तक भारत में रहा। 1038-39 में भारत में ही अलवरूनी की मृत्यु हो गई। अलवरूनी ने अपने इस ग्रंथ में 11वीं शताब्दी के भारतीय निवासियों के जीवन, उनकी स्थिति और साहित्य का वर्णन किया है। अलुत्वी नामक विद्वान ने तारीख यामनी नाम का ग्रंथ लिखा, जो कि मूलतः अरबी भाषा में है। उत्वी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार और उसका निजी सचिव था। उत्वी ने अपने इस ग्रंथ में गजनी के शासक सुबुक्तगीन के संपूर्ण शासनकाल का और महमूद गजनवी के शासनकाल की 1020 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया है। उत्वी ने अपने इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के भारत पर किए गए आक्रमणों का मुख्य कारण भारत में इस्लाम के प्रचार को बताया है। हसन निजामी ने ताजुल मासिर नाम का ग्रंथ लिखा। हसन निजामी का जन्म खुरासान के नैसापुर नगर में हुआ था, लेकिन खुरासान में मंगोलों के उत्पात की वजह से इन्हें अपनी मातृभूमि छोड़कर भारत आना पड़ा। हसन निजामी ने अपने इस ग्रंथ में 1191 ईस्वी से लेकर 1217 ईस्वी तक के दिल्ली सुल्तानों का वर्णन किया है, लेकिन इस ग्रंथ में लेखक हसन निजामी ने बड़ी ही अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है, जिसे हम मोहम्मद गोरी की मृत्यु के संदर्भ में उसके द्वारा किए गए वर्णन से समझ सकते हैं। जैसा कि हसन निजामी ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु का वर्णन करते हुए लिखा है कि 3 या 4 षड्यंत्रकारियों में से 1 या 2 पुरुषों ने 5 या 6 घाव 7 द्वीपों के स्वामी के शरीर पर मारे और उसकी आत्मा 8वें से ऊपर और 9वें आसमान से आगे उड़ गई और 10 फरिश्तों में जा शामिल हुई। इस प्रकार की अलंकारिक
भाषा के प्रयोग से इतिहास के सामान्य पाठकों के लिए इस बात को समझ पाना बेहद ही कठिन है कि इन पंक्तियों में हसन निजामी क्या कहना चाहते हैं। मोहम्मद गोरी की विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दिए जाने के संदर्भ में ये विवरण हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में किया है, जो उनकी अलंकारिक भाषा पर छाप को स्पष्ट करता है। इतिहासकार मिनाज उस सिराज ने तबकाते नासरी नाम का एक ग्रंथ लिखा। मिनास उस सिराज गौर का रहने वाला था। इनका पालन पोषण मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गियासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम की पुत्री शहजादी माहे मुल्क ने किया। मिनास को मदरसाए फिरोजी का अध्यक्ष नासरुद्दीन कुबाचा के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। बलवन की सिफारिश पर सुल्तान नासरुद्दीन ने मिनास को सल्तनत के मुख्य न्यायाधीश काजी ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया। इतिहासकार मिनास ने अपने ग्रंथ का नाम सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के नाम पर ही तबकाते नासरी रखा है। इतिहासकार मिनास का यह ग्रंथ विश्व के समस्त मुस्लिम राज्यों का विस्तृत इतिहास है, जो मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर 1260 ईस्वी तक की घटनाओं को वर्णित करता है। अपने समय के प्रसिद्ध मलिकों और अमीरों का वर्णन इतिहासकार मिनहाज के इस ग्रंथ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रजा के बारे में वर्णन करते हुए इतिहासकार मिनहाज ये कहते हैं कि उसमें बादशाहों के योग्य आवश्यक सभी गुण थे, लेकिन भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, इसलिए उसके समस्त गुण उसके लिए कुछ भी लाभप्रद सहायक नहीं हो सके। सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाले विद्वानों में अमीर खुसरो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिनका जन्म सन 1253 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। अमीर खुसरो की मां बलवन के दीवाने आरिज इमादुल मुल्क की पुत्री थी। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो ने किरान उस सदैन नामक ग्रंथ की रचना 1289 में सुल्तान कैकुबाद के समय में की थी। कैकुबाद की अपने पिता बुगरा खां से अवध में जो भेंट हुई, उस भेंट का वर्णन खुसरो ने अपने इस ग्रंथ में किया है। महत्वपूर्ण बात यह कि ये इतिहासकार अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पहली कविता है। 1291 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो ने मिफ्ताउल फतू नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन और झाई विजय का इस ग्रंथ में विस्तार से उल्लेख किया है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो ने खजाइनल उल फतू नाम का ग्रंथ लिखा, जिसे तारीख अलाई के नाम से भी जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत और दक्षिण भारत विजय और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के भारत पर किए गए आक्रमणों का अमीर खुसरो ने अपने इस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। पद्मनी से संबंधित प्रसंग भी अमीर खुसरो की इसी रचना में वर्णित है। सन 1316 में अमीर खुसरो ने देवल रानी खिजर का, जिसे आशिका के नाम से भी जानते हैं, की रचना की थी। इस ग्रंथ में तत्कालीन समय के उच्च वर्ग की सामाजिक स्थिति का परिचय प्राप्त होता है। 1318 में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय अमीर खुसरो ने नू सिपेयर नाम का ग्रंथ लिखा।
अमीर खुसरो ने अपने इसी नू सिपेर नामक ग्रंथ में भारत की जलवायु, वनस्पति, पशु पक्षी, भारत के रीति रिवाजों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में अमीर खुसरो ने तुगलकनामा नाम का ग्रंथ लिखा। ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई अंतिम ऐतिहासिक कविता है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक का विश्वास पात्र था और लगभग 17 वर्ष तक मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा। बर्नी के इस ग्रंथ में कुछ दोष पाए जाते हैं, जैसे कि बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख बर्नी ने अत्यंत ही संक्षेप में किया है। साथ ही घटनाओं का क्रमानुसार उल्लेख नहीं किया। इन सब से बढ़कर बर्नी ने अपने इस ग्रंथ में धार्मिक कट्टरता का खुलकर प्रदर्शन किया है। जियाउद्दीन बर्नी के इस ग्रंथ से हमें बलवन से लेकर फिरोज तुगलक तक के सल्तनतकालीन शासकों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकार ईसामी ने फुतूह सलातीन नाम का एक ग्रंथ लिखा। ईसामी मोहम्मद तुगलक का कट्टर आलोचक था। ईसामी ने फुतूह सलातीन की रचना 1350 में दौलताबाद में की और अपने इस ग्रंथ को ईसामी ने बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित किया है। कविता शैली में लिखा गया ईसामी का ये ग्रंथ महमूद गजनवी के शासनकाल से लेकर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक की घटनाओं को वर्णित करता है और इस ग्रंथ पर हमें फिरदौसी के शाहनामा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इब्न बतूता ने रेहला नाम के ग्रंथ की रचना की थी। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीनी सम्राट के यहाँ भेजा था। सल्तनत काल में कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे गए, जिनमें इतिहासकार शमशे सिराज अफीक का तारीख फिरोजशाही, सुल्तान फिरोज तुगलक ने फतुहात फिरोजशाही के नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी। याहिया बिन अहमद सरंदी ने तारीख मुबारक शाही नाम का ग्रंथ लिखा, जो सल्तनतकालीन सैयद वंश के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। तो वहीं नियामतुल्ला ने तारीख खाने जहानी या मखजानी अफ़गानी नाम का ग्रंथ लिखा, जो लोदी सुल्तानों के इतिहास को स्पष्ट करता है। अब्दुल्ला ने तारीख दाऊदी नामक ग्रंथ की रचना की थी।